हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कानिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की डायग्नोसिस के बारे में कि कौन कौन से लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो गया। जैसे लेबोरेटरी डायग्नोसिस का मतलब होता है जो कानिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है इसकी आइडेंटिफिकेशन करना और उसके जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिन्स प्रोडक्शन को कैसे कंफर्म करेंगे, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो सैंपल्स होगा उसको लैब में ले जाएंगे और वहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट क्या करते हैं, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन थ्रॉट स्वैब हो गए, नॉसल स्वैब हो गई, इसके अलावा स्यूडो मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्लिनिकल स्पेसिमेंस होगा, जिस पर्सन के डिजीज़ काज हुई होगी उससे सबसे पहले उससे क्लिनिकल स्पेसिमेन लिएगा, उसका स्पेसिमेन लेंगे। उसमें क्या हो सकता है, थ्रॉट स्वैब के थ्रू ले सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यही लिया जाता है क्योंकि इसमें मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन कहाँ काज होता है, हमारी जो फेरिंग्स रहते हैं, टॉन्सिल्स हो गया, फेरिंग्स रीजन हो गया, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो जो स्टेराइल काटन होगी उसके थ्रू हम क्या करेंगे, टॉन्सिल्स या फेरिंग से, और जो वहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वहाँ से सैंपल लेंगे और फिर उसको कलेक्ट करके फिर उसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड हो सकता है नजल स्वैब ले सकते हैं, जो नेजल कैविटी होती है वहाँ पे भी डिस्चार्ज जो हो रहा है उससे स्वैब के थ्रू वहाँ पे सैंपल ले सकते हैं, या फिर जो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ का कोई पीस लेके, वहाँ पे कोई एक छोटा सा उसका टुकड़ा लेके लेबोरेटरी में भेज करके वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिमेन लेके, स्पेसिमेन जब लेंगे कोई भी स्पेसिमेन, उसको लेके फिर क्या करेंगे, लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे इससे पता कर सकते हैं। सेकेंड है स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग का पर्पज़ होता है, जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे तो कलर शो करेगा, जिससे उसकी मार्फोलॉजी वहाँ पे हम माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव हो गया, क्लब शेप्ड, फ्रॉड शेप्ड, तो वहाँ जब हम इस बैक्टीरिया, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो इसको जब हम स्टेनिंग करेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा कलर शो करेगा, पर्पल कलर का शो करेगा, और जो इसका अपीयरेंस रहेगा, इसका शेप कैसा दिखाई देगा, तो वो क्लब शेप अपीयरेंस होगा, या फिर मैंने बताया था चाइनीज लेटर अरेंजमेंट की तरह वह वहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसको हम वहाँ के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम इसको कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड है अल्बर्ट स्टेन। तो मैंने बताया था ये स्पेशल टाइप का स्टेन रहता है जो कि ग्रीन वेसिलाई विथ ब्लैक ग्रेन्यूल्स या फिर ब्लू ब्लैक ग्रेन्यूल्स वहाँ पे अपीयरेंस बताए थे। मैंने बताया था जो इसका जब हम अल्बर्ट स्टेनिंग से स्टेन करते हैं इसको, तो जो वहाँ पे इसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो वहाँ पे डार्क कलर के, ब्लूइश ब्लैक कलर का अपीयरेंस शो करते हैं, और जो वहाँ पे साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म रहता है वो ग्रीनिश अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, तो ये जो स्टेन रहता है, अल्बर्ट स्टेन रहता है, ये एक स्पेशल स्टेन रहता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेन माना जाता है। ठीक है, तो जब हम वहाँ पे करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, तो जो पोल्स पे वहाँ पे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो कैसा कलर शो करेंगे, ब्लूइश ब्लैक कलर अपीयरेंस वहाँ पे शो करते हैं, या फिर ब्लैक कलर अपीयरेंस शो करेंगे, जिनको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पे उनको पोलर बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि वो पोल्स पे प्रेजेंट रहते हैं। इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको वेब्स आर्ट्स ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो डार्क कलर अपीयरेंस शो करेंगे, बाकी जो फ्लूइड होगा वहाँ पे, या फिर कह सकते हैं जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होगा वो वहाँ पे ग्रीनिश कलर अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू, स्टेनिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा रहता है कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में वहाँ पे जैसे लाफ्लॉर सीरम हो गया या फिर टेलोराइट अगार हो गया, तो लाफ्लॉर सीरम एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए सबसे अच्छा मीडिया माना जाता है, क्योंकि एक ऐसा है इनरिच्ड मीडिया होता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है बहुत ही रैपिडली होती है, 6 से 8 आवर में वहाँ पे जो इसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्लियरली वहाँ पे विजिबल होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर अर्ली डायग्नोसिस करना है तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा टेलोराइट अगार भी यूज किया जाता है। टेलोराइट ये भी एक सेलेक्टिव मीडिया रहता है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेलोराइट मीडिया में हम क्या लेते हैं, पोटेशियम टेलोराइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जब हम उसको यूज करेंगे टेलोराइट का, पोटेशियम टेलोराइट का, तो ये क्या करता है, जो
वहाँ पे टोलराइट होता है, टोलराइट को मेटालिक टोलराइट में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे जो कॉलोनी का अपीयरेंस होगा ग्रे या फिर ब्लैक कलर का वहाँ पे अपीयरेंस शो करेगा। तो उसकी मार्फोलॉजी के बेसिस पे वहाँ पे जो कॉलोनी की मार्फोलॉजी है उसकी मार्फोलॉजी को हम देखकर उसके बायोटाइप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, यहाँ मैंने केवल बायोकेमिकल टेस्ट लिख दिया। बायोकेमिकल टेस्ट में मैंने बताया भी था, ये क्या करता है, जो कल्चर करेंगे, कल्चर के बाद जो बायोकेमिकल वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं वो वहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे इसमें टेस्ट होते हैं, जैसे ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो गया, तो ये क्या होगा, ग्लूकोज और माल्टोज का फर्मेंटेशन यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज पॉजिटिव कहेंगे, वहाँ पे माल्टोज पॉजिटिव कहेंगे, कैटालेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑक्साइडेज नेगेटिव होता है, यूरिएज नेगेटिव होता है, नाइट्रेट रिडक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉक्सिन्स डिटेक्शन, टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करके वहाँ पे हम, तो ऑल आइसोलेट्स टेस्टेड फॉर टॉक्सिन प्रोडक्शन, तो बहुत सारे कह सकते हैं वहाँ पे जो जब कल्चर पॉजिटिव होगा वहाँ पे, तो क्या होगा, उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो कैसा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, या फिर टॉक्सीजेनिक है फिर नॉन टॉक्सीजेनिक है, क्योंकि दोनों तरह के स्ट्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो सीवियर डिप्थीरिया काज करते हैं वो कौन से रहते हैं, वो सीवियर डिप्थीरिया काज करने के लिए टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन्स रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, इन वीवो टेस्ट हो गया। इन वीवो टेस्ट में जैसे सबक्यूटेनियस टेस्ट, तो सबक्यूटेनियस टेस्ट में ये भी क्या करते हैं, ये एनिमल टेस्ट होता है, इसमें जो बैक्टीरिया रहेगा या जो टॉक्सिन्स रहेंगे, ठीक है, उसे ससेप्टेबल एनिमल में इंजेक्ट किया जाएगा। जो ऐसे एनिमल्स जो ये टॉक्सिन्स से ससेप्टेबल होंगे उनके अंदर वो टॉक्सिन्स को या बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब उनको अंदर इंजेक्ट कर देंगे या इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होगा तो एनिमल के अंदर डिजीज़ डेवलप होगी। अगर वहाँ पे टॉक्सिन्स नहीं होगा तो क्या वहाँ पे डिजीज़ नहीं डेवलप होगी। ठीक है, तो ये टेस्ट पहले किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड है इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट ये भी क्या टेस्ट किस पे किया जाता था, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते थे। ठीक है, ये भी इंट्राडर्मल स्किन रहता है, उसके अंदर वहाँ पे इंजेक्ट करके वहाँ पे टेस्ट करते थे सेंसिटिव एनिमल्स जो थे। ठीक है, इसका भी आजकल यूज़ नहीं किया जाता। मेनली ये जो टेस्ट थे पहले यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब टेस्ट ये यूज़ नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन विट्रो टेस्ट के। इन विट्रो टेस्ट में सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है, एल्क्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या हैं, जो अगर प्लेट रहती है, अगर प्लेट पर क्या करेंगे, एंटी टॉक्सिन्स वहाँ पे ये सॉल्ट फिल्टर पेपर रहता है उसको रख देते हैं। ठीक है, उसके अंदर एंटी टॉक्सिन्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। उसके ऊपर क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया का इनाकुलम होगा, बैक्टीरिया को इनाकुलेट करेंगे, उसको उसके ऊपर डाल देंगे। तो अगर वहाँ पे बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो जो टॉक्सिन्स होंगे और जो पहले उसमें जो एंटी टॉक्सिन्स प्रेजेंट थे, वो दोनों इंटरेक्शन करके वहाँ पे प्रेसिपिटेट लाइन का फार्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेट लाइन का फार्मेशन अगर होता है तो मानेंगे हम कि वहाँ पे टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन है, वो बैक्टीरिया टॉक्सीजेनिक है। तो इससे हम वहाँ पे परफॉर्म करके ये मेथड यूज़ करके हम लेबोरेटरी में इसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हो गया टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर करके क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया हो गया वो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को टिश्यू कल्चर पे, जो टिश्यू कल्चर वहाँ करेंगे, टिश्यू को लेंगे, उस पर हम उसकी सेल्स पे हम जब डालेंगे वहाँ पे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, तो अगर वहाँ पे टॉक्सिन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो सेल डैमेज हो जाएगी, अगर टॉक्सिन्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो सेल डैमेज नहीं होगी। ठीक है, तो इस टेस्ट का भी वही रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में इसका भी यूज़ किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सा टेस्ट करते हैं, एल्क्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट में जैसे पीसीआर हो गया, पीसीआर टॉक्स, तो टॉक्स क्या रहता है, जीन्स होते हैं, टॉक्स जीन होते हैं। ठीक है, तो पीसीआर के थ्रू हम क्या करेंगे, टॉक्स जीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं, ये भी अच्छा टेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ये रैपिड टेस्ट होता है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, ये हाईली सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, तो
पीसीआर सबसे अच्छा टेस्ट माना जाएगा, क्योंकि एक ऐसा है मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें भी जल्दी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये अलग टाइप बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको परफॉर्म करके हम वहाँ पे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर लैब रिजल्ट। तो डिप्थीरिया जो रहेगा मेनली कैसी है, इमरजेंसी कंडीशन रहती है, मेडिकल इमरजेंसी कह सकते हैं। तो वहाँ पे अगर थोड़ा भी वहाँ पे क्लिनिकल सस्पेंशन है तो उस कंडीशन में वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट टाइम लगेगा, अगर लेबोरेटरी टेस्ट वहाँ पे रिपोर्ट में टाइम लग गया तो उसकी वजह से वहाँ पे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी सेल के अंदर इंटर कर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे जो एंटी टॉक्सिन्स होंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मेनली इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एंटी टॉक्सिन्स प्लस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली दिया किया जाता है जो एंटी टॉक्सिन्स हो गए और प्लस एंटीबायोटिक्स, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो एंटी टॉक्सिन्स थेरेपी की बात करते हैं। तो एंटी टॉक्सिन थेरेपी मेंस्टली ऑफ ट्रीटमेंट न्यूट्रलाइजेस फ्री टॉक्सिन्स ओनली। तो जो एंटी टॉक्सिन्स होता है ये केवल ब्लड में जो प्रेजेंट रहते हैं फ्री टॉक्सिन्स उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। और जो टॉक्सिन्स पहले ही सेल के अंदर इंटर कर चुके हैं वह उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो ट्रीटमेंट होता है वो अर्ली ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर फ्रॉम हॉर्सेज हाइपर इम्यून एंटी सीरम। तो जो एंटी टॉक्सिन्स होते हैं वो किसी प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जो हॉर्स का सीरम होता है उससे प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहते क्या है, क्वाइंट एंटी टॉक्सिन्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका यूज करने से पहले जो इसकी हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है उसको किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सीरम रहेगा, सीरम सिकनेस या फिर उसके कारण वहाँ पे एलर्जी काज हो सकती है। तो ये टेस्ट परफॉर्म करने से क्या करेंगे, पहले ट्रीटमेंट करने से पहले उसकी सेंसिटिविटी चेक की जाती है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई सेंसिटिविटी तो इससे नहीं है। डोजेज की बात करें तो 20,000 to 1 लाख यूनिट्स डिपेंड्स ऑन द साइट सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन। तो इसकी जो डोज होगी वो किस पे डिपेंड रहेगी, साइट ऑफ इन्फेक्शन, कितना वहाँ पे इन्फेक्शन है, कहाँ पे इन्फेक्शन है, इसकी सीवियरिटी कितनी है और कितने दिन से वहाँ पे इलनेस है, ठीक है, टाइमिंग क्या हुई, ठीक है, ड्यूरेशन कितना हुआ अभी, ठीक है। तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। लेकिन जो सीवियर केसेज होते हैं वहाँ पे सीवियर केसेज में और ज़्यादा वहाँ पे डोज इंक्रीज करनी पड़ती है। अब बात करते हैं रूट ऑफ इंटरवेंशन। रूट इसका कैसे कैसे इसको रूट कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन मतलब 30 to 60 मिनट। तो जो एंटी टॉक्सिन्स होंगे उनको क्या करेंगे, स्लोली आईवी के थ्रू वहाँ पे इंट्रावीनसली कह सकते हैं इन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो टॉक्सिन्स होंगे वो वहाँ पे जल्दी ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नॉट इफेक्टिव फॉर क्यूटेनियस डिप्थीरिया। अगर वहाँ पे क्यूटेनियस डिप्थीरिया है मतलब जो स्किन है, स्किन में इन्फेक्शन वहाँ पे काज हुआ है, तो वहाँ पे जो टॉक्सिन्स रहते हैं टॉक्सिन्स का बहुत ही लो रहते हैं, ठीक, वहाँ पे टॉक्सिन ज़्यादा नहीं रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो एंटी टॉक्सिन्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो एंटी टॉक्सिन्स में जिनको, और ये जो एंटी टॉक्सिन्स डिप्थीरिया होगी उसके अंदर क्यूटेनियस डिप्थीरिया आती है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन काज नहीं होगा इतना ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं एसिम्प्टोमिक कैरियर्स। एसिम्प्टोमिक कैरियर्स जो ऐसे कैरियर जिनमें क्या होगी, डिजीज़ वहाँ पे काज नहीं होगी लेकिन उनके अंदर वहाँ पे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो एंटी टॉक्सिन्स होंगे, एंटी टॉक्सिन्स देने पे भी उनका कोई इफेक्ट वहाँ पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है एंटीबायोटिक थेरेपी का, तो स्टॉप टॉक्सिन्स प्रोडक्शन। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, मेनली ये करते क्या है, जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया को ही किल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉप टॉक्सिन्स प्रोडक्शन,
तो बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया को ही किल कर देंगे तो बैक्टीरिया किल होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे कोई न्यू टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, न्यू टॉक्सिन्स ही नहीं बनेगा वहाँ पे। एरेडिकेट बैक्टीरिया, तो जो एंटीबायोटिक्स रहेंगी ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को ही वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट स्प्रेड टू अदर्स, जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो भी किसी दूसरे में इन्फेक्शन नहीं फैला सकेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया को पहले ही किल कर दिया गया। जब बैक्टीरिया ही किल हो जाएगा तो वहाँ पे टॉक्सिन्स का फार्मेशन नहीं होगा, टॉक्सिन्स नहीं बनेगा, बैक्टीरिया भी वहाँ पे क्या होगा, कम्प्लीटली वहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जब ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, जो पेशेंट इन्फेक्टेड था वो किसी दूसरे पर्सन को वहाँ पे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस। तो कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, तो सबसे पहले वहाँ पे पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन का क्या है, एक एंटीबायोटिक्स होती है, ये भी क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स में सबसे कह सकते हैं प्राइमरी चॉइस क्या रहेगी, वहाँ पे पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर एरिथ्रोमाइसिन, स्लाइटली बेटर फॉर कैरियर इरेडिकेशन। तो जो एरिथ्रोमाइसिन होती है वो भी एक पेनिसिलिन का अल्टरनेटिव मान सकते हैं, इसको दे सकते हैं। पेनिसिलिन की जगह हम क्या कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो कैरियर्स होता है कैरियर को एरेडिकेट करता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये इफेक्टिव माना जाता है, ठीक। इसके अलावा एंटीबायोटिक डोज डज नॉट सुटेबल फॉर एंटीटॉक्सिन्स। तो जो एंटीबायोटिक टॉक्सिन्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होंगे ये टॉक्सिन्स का क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, सीधे सीधे जो एंटीबायोटिक्स होंगे ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है इनकी। तो अगर हम दोनों चीज़ें यूज करेंगे, एंटीटॉक्सिन्स यूज करेंगे प्लस एंटीबायोटिक होंगे, दोनों चीज़ें यूज करेंगे, तो एंटीटॉक्सिन्स क्या करेंगे, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर देंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी, इरेडिकेट हो जाएंगी, ठीक। कन्फर्म इरेडिकेशन टू नेगेटिव कल्चर्स, नोज, थ्रोट्स और स्किन टेक्स 24 आवर अपार्ट आफ्टर थेरेपी। तो कह सकते हैं वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो नोज है, थ्रोट है या स्किन है, वहाँ से कल्चर ले लेंगे, वहाँ से कह सकते हैं कल्चर करेंगे, कल्चर लेके वहाँ पे कल्चर करके वहाँ से सैंपल ले करके कल्चर करके 24 आवर के डिफरेंस पे क्या करेंगे, दोनों को वहाँ पे टेस्ट करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो समझ लो जो पूरा जो बैक्टीरिया है वो कम्प्लीटली वहाँ पे रेडिकेट हो गया है, ठीक है। तो वो कंफर्म करने के लिए करते हैं कि अगर वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है। इफ़ स्टिल पॉजिटिव रिपीट एरिथ्रोमाइसिन, अगर वहाँ पे हम कल्चर किए, कल्चर अभी पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, पेशेंट अभी मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पेशेंट अभी डिजीज़ तो नहीं लेकिन वो कैरियर है, ठीक है, वो डिजीज़ उसके अंदर ख़त्म हो गई है लेकिन वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, रिपीटेड एरिथ्रोमाइसिन, वहाँ पे जो एरिथ्रोमाइसिन होगा उसका और वहाँ पे कोर्स चलाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या कर सकते हैं, इसको हम वहाँ पे कम्प्लीटली एरेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे। प्रिवेंशन का मतलब समझते ही होंगे कि कोई अगर डिजीज़ है, डिजीज़ होने से पहले ही उसको क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है। और कंट्रोल का मतलब होगा उसको क्या करना, वहाँ पे कम्प्लीटली उसको कंट्रोल कर लेना, ठीक है, उसको स्प्रेड होने से बचाना। तो डिप्थीरिया, अगर वहाँ पे एक वैक्सीन डिप्थीरिया रहेगा, डिप्थीरिया वैक्सीन प्रिवेंटिंग जो वैक्सीन रहेगा उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जैसे पहला एक्टिव इम्यूनाइजेशन, मेन प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करके हम क्या करेंगे और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली जो वैक्सीन्स होंगी, वैक्सीन्स को हम बॉडी में एंटर करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को तैयार करने लगेगा। जब वैक्सीन हम देंगे तो होता क्या है, जब हम वैक्सीन देते हैं तो क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो
जो वहाँ पे वैक्सीन दी गई उसमें होता क्या है, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड होता है, ठीक है। तो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड क्या करेगा, वो हमारी बॉडी उसको एक फॉरेन एंटीजन के रूप में आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, और जब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगी तो क्या करेंगी, एंटी टॉक्सिन्स एंटीबॉडी का फार्मेशन करने लगेंगी। मोस्टली कौन सी बनती हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी का फार्मेशन करती हैं, और वहाँ पे मेमोरी सेल का फार्मेशन करेंगी। तो वो क्या करेंगी, उसके अगेंस्ट बॉडी में हमारे एंटीबॉडी बन गई हैं। तो अगर फ्यूचर में कभी भी कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है तो क्या होगा, जो हमारी एंटीबॉडीज होंगी वो तुरंत टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे वहाँ पे जो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जो पीपल्स होते हैं उनको हम डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड एंडोटॉक्सिन। तो अभी मैंने बताया जो वैक्सीन्स रहती है उसमें क्या होते हैं, लिविंग बैक्टीरिया तो नहीं होते हैं, लेकिन जो डिप्थीरिया एक्जोटॉक्सिन को फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा वहाँ पे इनएक्टिव डिटॉक्सीफाई करके तैयार करते हैं उसको, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं उसी से उसको तैयार किया जाता है। तो जब ये टॉक्सॉइड हम क्या करेंगे, किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये टॉक्सॉइड हमारे अंदर डिजीज़ नहीं काज करता है, बस क्या करता है वहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टिव एंटीटॉक्सिन लेवल, मिनिमम 0.01 आयु पर ml, ठीक है। तो जो ब्लड में अगर हम देते हैं तो कितना देंगे, 0.01 आयु पर ml देते हैं एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। और तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो पर्सन होगा वो मिनिमम प्रोटेक्शन उसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो टॉक्सिन्स होगा उसका अमाउंट वहाँ पे कम है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज होंगी उससे न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, ठीक। अब फुल्ली प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे 0.1 आयु पर ml देंगे। अगर यदि वहाँ पे हम जो एंटीबॉडीज रहेंगे उनका लेवल इतना हम बढ़ा देंगे, 0.1 आयु पर ml देंगे या इससे ज़्यादा दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वो पर्सन फुल्ली प्रोटेक्शन हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे उस पर्सन को डिप्थीरिया होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन्स की, कौन कौन सी वैक्सीन्स होती हैं जिनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं DPT, मतलब डिप्थीरिया टिटेनस पर्ट्यूसिस होलसेल। तो ये क्या हो गया, ये एक कंबाइंड वैक्सीन होती है, DPT इसीलिए कहा जाता है कंबाइंड वैक्सीन। इस एक ही इंजेक्शन में कह सकते हैं तीनों डिजीज़ के अगेंस्ट वहाँ पे इम्यूनिटी हमारी बॉडी को मिलेगी। वहाँ पे डिप्थीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फार्मेशन होगा, टिटेनस के अगेंस्ट हो गया, और जो पर्ट्यूसिस हो गया जो क्या करता है, हुपिंग काज कफ काज करता है, ठीक है। तो तीनों के अगेंस्ट वहाँ पे क्या बनेगी, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बन जाती हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे तो लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं DTAP, ठीक है, डिप्थीरिया टिटेनस एसेलुलर पर्ट्यूसिस, ठीक है। तो इसमें इस वैक्सीन में क्या होगा, जो पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया होता है वो होल सेल नहीं लेते हैं, केवल उसका प्यूरीफाइड जो एंटीजेंस होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। पहले में क्या बताए थे, उसमें होल सेल ली जाती है, इसमें होल सेल ना लेके उसका जो कह सकते हैं पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया का जो प्यूरीफाइड एंटीजन होगा उसको केवल लिया जाता है, ठीक है। तो बस दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट के चांसेस ज़्यादा रहते थे, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट के चांसेस वही बहुत कम होंगे, फीवर भी कम होगा, जो इंजेक्शन साइट पे पेन भी कम रहेगा, जहाँ पे इंजेक्शन हम लगाएंगे वहाँ पेन भी कम होगा, और सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी उसके पीछे, ठीक। नेक्स्ट है DT एंड DT वैक्सीन्स। तो ये जो वैक्सीन्स रहेगी वो केवल जो एडल्ट्स रहते हैं एडल्ट्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है, फॉर एडल्ट्स लो डोज डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, ठीक। उसमें क्या होगा, जो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड होता है उसका अमाउंट वहाँ पे कम रहता है, लो डोज होती है, ठीक है। क्योंकि एडल्ट्स में क्या होगा, पहले से ही वहाँ पे इम्यूनिटी होती है, उन्हें केवल क्या चाहिए, बूस्टर डोज चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है एडजुवेंट एलम इंक्रीजेज इम्यूनोजेनिसिटी।
तो जो एडजुवेंट एलएम का वैक्सीन होती है, क्या होता है, एडजुवेंट होता है, मतलब जो एंटीजेंस हो गए, एंटीजेंस को जब इंजेक्शन साइट पर वहाँ पे धीरे धीरे हम रिलीज करेंगे तो वहाँ पे जो इम्यून रिस्पांस होगा बढ़ेगा और वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो ये वैक्सीन होगी और ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। इंजेक्शन साइट्स की बात करते हैं, अब कहाँ कहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले इन्फेंट्स में लैटरल थाई, जो छोटे बच्चे रहते हैं, इन्फेंट्स रहते हैं, उनको जो एंटीरियो लैटरल थाई रहती है वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। कारण क्या है, उनकी जो मसल्स होती हैं वो कह सकते हैं अभी वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, इस कारण से, ठीक है। और वहाँ पे साइटिका जो नर्व रहती है उसमें भी इंजरी होने का रिस्क रहता है, ठीक है। और वैक्सीन अच्छी तरह वहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इस कारण से वहाँ पे क्या किया जाता है, जो लेटरल थाई रीजन है जिसको एंटीरियो लेटरल पोजीशन कहते हैं, वहाँ पे इनको दिया जाता है थाई की। और जो ओल्ड चिल्ड्रेन हैं, एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में क्या कहते हैं, डेल्टॉइड मसल्स, तो वहाँ पे क्योंकि मसल्स वेल डेवलप्ड हो चुकी हैं तो जो डेल्टॉइड मसल्स होती है वहाँ पे हम वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन रहती हैं, साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा, साइट्स ऑफ कह सकते हैं इंजेक्शन हो गए। और इसके अलावा अब बहुत सारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स भी रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी सीरीज 3 डोजेज ईच 4 वीक्स अपार्ट्स। तो पहले जो 3 डोजेज होती हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। हर एक डोज के बीच में क्या रखेंगे, अप्रॉक्स वही 4 वीक्स का गैप रखेंगे, ठीक है। मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है, जो पहली डोज देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो स्टिमुलेट होगा, दूसरी डोज से वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ेगा और तीसरी डोज में क्या होगा, वहाँ पे एक स्ट्रांग इम्यूनिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारी जो मेमोरी सेल्स होंगी वो भी और ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ डोज 1 ईयर आफ्टर थर्ड डोज। तो जो तीसरी डोज होगी वो कब देंगे, अप्रॉक्स वही 1 ईयर के बाद देते हैं, ठीक है। जो तीसरी डोज के अप्रॉक्स वही तीसरी डोज देने के बाद देने के 1 साल बाद, ठीक है, तीसरी डोज देने के 1 साल बाद क्या करेंगे, हम चौथी डोज देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बूस्टर डोज भी कहा जाता है, ठीक है, इसको भी बूस्टर डोज माना जाता है, ठीक है। तो मेनली पर्पज़ इसका क्या रहता है कि वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ का लेवल होगा और बढ़ जाए, ठीक है, जिससे क्या हो, लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। एक बूस्टर डोज, तो इस बूस्टर डोज इसके बाद बूस्टर डोज भी दी जाती है, तो एट 4 to 6 ईयर, ये क्या रहती है 4 to 6 ईयर की एज में दी जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया जैसे जैसे वहाँ पे एज बढ़ेगी एंटीबॉडी जो फार्मेशन हुआ उनका लेवल धीरे धीरे रिड्यूस करने होता जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे बूस्टर डोज देंगे, तो बूस्टर डोज देने से क्या होती है, वहाँ पे जो मेमोरी सेल्स रहती हैं उनकी एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाएगी और जब मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा वो दोबारा वहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। देन एवरी 10 ईयर्स, अब उसके हर 10 साल बाद देते हैं, ठीक है। तो जो हम दे चुके हैं डोज उसके हर 10 साल बाद क्या करेंगे, वहाँ पे जो एडल्ट्स होंगे, एडल्ट्स में डिप्थीरिया की इम्यूनिटी के लिए वहाँ पे देते रहते हैं, जिससे क्या हो, जो इम्यूनिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है वो फिर से वहाँ पे इंक्रीज होती रहे, ठीक है। और जो एडल्ट्स हो वो इन्फेक्शन से वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक। तो और वहाँ पे जब एडल्ट हो जाएगा, वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो कम्युनिटी होगी वहाँ पे कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। और उसके अंदर हेड इम्यूनिटी भी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम इसको देते हैं। अब तो ये थी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके अलावा बहुत सारे अदर बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं, अदर स्पीसीज़ कह सकते हैं, मेडिकली इम्पॉर्टेंट कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होते हैं जो कि वहाँ पे चीज़ काज कर सकते हैं। तो अदर कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होंगे, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि मैंने बताया भी था इसमें मोर देन 40 to 60 स्पीसीज़ जो रहती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, जिनमें से कुछ क्या होंगी वहाँ पे इन्फेक्शन काज करती हैं और कुछ वहाँ पे इन्फेक्शन काज नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस चार्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अदर स्पीसीज होती हैं, चाहे कार्निबैक्टीरियम अल्सनेरम हो गया, चाहे स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन काज करती हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्या होंगी डिजीज काज करेंगी, कुछ क्या रहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस रहते हैं जो कि वहाँ पे डिजीज कब काज करेंगे, जब वहाँ पे
उस जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तब वो वहाँ पे अटैक करेंगी और वहाँ पे डिजीज काज करेंगी। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।